कैसे हम ये देखें कि हम आगे वो चीज़ ना हो और वो अगले कोई भी गिरफ्तारी हो या गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद हम कैसे उसको ओवरकम कर सकें और कैसे उस समस्या में लीगल रेमेडी दे सकें लॉयर्स और एक्टिविस्ट होने के नाते। सो मैं इस पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेंबर से कि आप लोग ये ध्यान दीजिए कि अगर वो समस्या हुई तो क्यों वो समस्या हुई और हम उसको ओवरकम कैसे करें। बीइंग लॉयर्स हमें कैसे ये है कि वो गिरफ्तार जो हुए तो 100 रुपए की अगर चोरी में कोई 5 साल जेल में रहा तो ऐसी समस्याओं का क्यों सामना करना पड़ा और हम अपनी तरफ से कैसे इसकी मदद कर सकते हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाला या गांव के द्वारा कभी कोई प्रताड़ित कर दिया था एक ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में अनभिज्ञ और उसको पुलिस बंद कर देती है और उसको बताती ही नहीं है कि किस धारा में तुम्हारा चालान किया गया है या किस प्रकार। लेकिन मैं प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी हूँ कि पुलिस कस्टडी एक न्यायिक है। पुलिस कस्टडी में पुलिस आपने ले आएगी उसके दौरान उसको 3 दिन 4 दिन का रिमांड मांगा जाता है। लेकिन कानून विद्या के अंतर्गत न्यायिक कक्षा में 14 दिन का एक रिमांड होता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कानून या किसी में भी है कि उसको 14 दिन के बाद जब कोर्ट में पेश होगा मुझे उसके बारे में पूछा जाएगा और उसके एविडेंस उसका चार्ज बनेगा। जल्दी से जल्दी उसकी कुछ धाराओं में तो चार्जशीट दिया जाती है और कभी कभी नहीं आती है तो रिमांड 14 दिन की रिमांड से बढ़ते हुए कई महीने तक उसको 14 दिन का रिमांड बराबर न्यायिक रक्षक मिलता है। क्या ऐसा प्रोसीडिंग नहीं है कि उसको जब ये कहा जाता है कि अगर जेल में मौजूद है तो उसकी जो है सुनवाई करेगी तो फर्दर आगे की जो कोर्ट लिखती है 14 दिन का रिमांड देकर के उसको न्यायिक रक्षा में रखने के बाद उसको जेल जाके लेके आती है। इस पर हमको विचार करना है कि 14 दिन का जो रिमांड दिया और छोटे छोटे केस की बात, मैं बड़े केस की बात नहीं कर रहा हूं। छोटे केसों में तो कम से कम पुलिस उसके साथ बना के भेज देती है या पुलिस की इतने दिन तक टाइम लगाती है कि 15-3 महीने तक उसको चार्जशीट कर दे। तो न्यायिक रक्षा में 14 दिन का जो रिमांड मिलता है उसमें तो पर डे उसका 14 दिन का हवाला कोर्ट देती है कि उसको कितने दिन रखा, अगली डेट लगाई गई रिमांड की, फिर पेश हो, उसके बीच में उसको रखने का औचित्य कहाँ चला जाता है। बनाए हम उसको नहीं मिल पाया कोर्ट की मंशा है कोर्ट पे भी कहना है कि उसमें विधिक सेवा भी आगे घुस गई कि चलिए अगर हम आपको सहायता दे देंगे, फिर क्यों नहीं दिया जाता। मैं इस बात के लिए उठाता हूं कि 14 दिन का रिमांड न्यायिक रक्षा जो कोर्ट देती है और 14 दिन के बाद फर्दर ऑर्डर भी लिखती है कि आया मुझे माया पेश हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इससे 14 दिन की उसको कितना समय लगता है। दफा 25 दफा 13 323 5 मतलब कहने का मतलब कि इस पर जो निगरान किया जाता है कोर्ट का ये इस पर विचार करना है और मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें कि 14 दिन का जो रिमांड देती है और अच्छा उसके साथ ही पुलिस अब उसको रोका तो नहीं जा सकता, पुलिस को कोई जल्दी नहीं मिलेगी कैसे कोर्ट मांगती है कि अभी तक आपने क्या किया। तो 14 दिन का जो मामला है तो जाकर के 6 महीने 7 बार का अंदर बना रखा है उसका न्यायिक रक्षा में जबकि कोर्ट कहती है हम उसका तुरंत फैसला कर देंगे जेल में रहेगा मिलेगा। एक बात ये दूसरी बात आपने कहा कि क्यों देर हो जाती है जेलों में बंद उनके पास लीगल एड क्यों नहीं मिल पाता। बहुत ही एक छोटी सी घटना है, ये श्रीनगर थाने की है। पुलिस ने 107-16 में उसका चालान किया, सख्त दोनों पार्टियों को चालान किया था, ये भी सख्त है। दोनों ने जमानत कराया कि ये सख्त चले गए था। 15 दिन के अंदर पुलिस ने
दूसरी पार्टी के कहने पर किसी तरह जोर लगा के उसको अंदर कर दिया, उसका नाम है मंगलसूत्र। 3 महीने तक वो जेल में रहा। मैंने इसी तरह उसे जेल किया और उसकी जमानत कराई 1 महीने के अंदर। जमानत कराई, जमानत कराने के बाद मेरे सामने समस्या वही आई कि उसकी सिक्योरिटी कैसे जब जाती है। मैं रुका, स्वाभाविक है, कोर्ट करेगी तो 15,000 नहीं है, 2 जमानतदार। तो क्या हुआ, जेल के अंदर जब उसे 3 महीने हो गए, मैंने एक बार कोर्ट से रिक्वेस्ट किया और सब इसको 3 महीने काफी अगर छोड़ दिया जाए, दवा 25 का मामला बोला नहीं, 7 पर तक हमारा इससे 3 महीने सजा हो, जुर्माना आ। तो कहे एक तरीका है कि बाल करो, जेल से वो आया और पता चला जेल अदालत में वही बाल करा दिया, हम जमानतदार रहे, वो बाल करके चला गया, जुर्म तो साबित हो गया उसका। अभी पुलिस के लिए कागज और मिल गया, चल हमारा खास मेहमान बन गया, आए दिन चल सकता है। इन परिस्थितियों में और हम चाहते भी हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वास्तव में प्रताड़ना न दी जाए। कभी कभी तो आजकल तो बहुत ही ऐसा सरल ढंग हो गया है कि पुलिस जब चाहे जिसको चाहे बंद करती चली जा रही है। और जहां तक मेरा भी अनुमान ये भी देखा मैंने, फटे हाल गरीब आदमी जिसका कुछ नहीं है उसको ज्यादा घसीटने लगी है, किसी न किसी मामले में घसीट करके चोरी डकैती छप्पा ये जब छोटी बड़ी घटनाओं में तो इसको डालने लगे। इस पर समाज को चिंतन करना है, उसमें सहयोग आता है हमारे साथ आए, क्योंकि विशेष तौर पर ऐसे व्यक्तियों को कि जो वास्तव में अपने अपराधी हैं, केवल मजदूरी करते हैं, गरीब लोग, उनको प्रताड़ना छोटी क्षेत्रों से, ऐसी जगहों से, गांवों से निकलते हैं। और इस पर मैं बताया कि जैसे मुझे माता है, हमारा भी करता बनाया कि जैसे लीगल देखते मैं भगवान जाने से ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने देखा कि जब मुझे माता है उसको पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, न उसके घर वालों को पता होता है, और उसको जो है जेल चला जाता है। कि जब जेल चला जाता है तो वहां सुनवाई देखने वाला उसके परिवार का ही आएगा, तभी हम जान पाएंगे, तभी वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और तभी उसके मुकदमे को लेकर के हम उससे पहले या तो फिर रिमांड के समय ये कोर्ट का उससे कहे, उसके लिए विशेष तौर पर मिलती है कि भाई तुम्हारा कोई नहीं है, अगर चाहो तो तुम्हारा बनाया तो है, लेकिन उसकी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने जो बताया था कि रिमांड और लीगल लॉयर्स का नाम सुना, ये जनरली हम देखते हैं कि हर केस में ही आजकल हो रहा है कि लॉयर्स नहीं मिल रहे हैं, बट ये समस्या आप उसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं अब देखिए विधिक सेवा वगैरह में तो लीगल उनके तो वकील हैं, कोर्ट किस भी वो देती है नहीं देती है, ये जेल से उनकी रिमांड आती है। मैंने 3 ट्रायल की है, तीनों कोशिश की है, विधिक सेवा की मांग की है और उसमें तीनों बारे पूरा डिटेल में आपको दे दी दूंगा। तो उसमें तो मैंने कोशिश की, लेकिन जब मैंने कोशिश की तब कोर्ट ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, तब मुलजिम से दरखास्त मंगाई, जेलर ने दरखास्त दी, तब उसने पास किया कि साहब इनको केस दिया जाए। इस पर हमारी एक सोच है, मेरे मिश्रा जी भी चाहेंगे, हमारे और साथी भी चाहेंगे, जिनके और भी जो व्यवस्था बैठे वो भी चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे ह्यूमन राइट्स जो अध्यक्षता हम जो इनका सहायक संचालन कर रहे हैं, हम रिमांड के समय उसको नोट करें, किन व्यक्तियों को जो गरीब सबसे संपन्न आदमी तो कर लेगा, जो निराधारित है, जिसका कोई नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त करें और रिमांड के समय प्राप्त करें, या फिर केस में जब 14 दिन का जो रिमांड होता है उस दिन पहले रिमांड में जानकारी प्राप्त करें, समय दे त्याग करें, तब जरूर हम चाहते हैं कि उसका हम इसमें जेल से या फिर जेल से कंफर्म करें कि भाई इस हफ्ते आपका जो आया है मुझे उसको जो है क्या वकील है उसके पास कि नहीं, जेल के पास अंदर जेलर के पास जाकर जेल में जाकर मिले, यह हमको थोड़ा ये करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि इसकी वकालत हम कर सकते हैं, तभी तो उसको न्याय में थोड़ा हम आगे बढ़ा सकते हैं।
लीगल एड तभी दी जा सकती है जब उसका हमारा संपर्क हो, या तो उसका संपर्क यहाँ थाने में जाना बेकार है, क्योंकि थाने वाला अदालत में बैठा ही है, उसको पहले जाने दीजिए, मिस्टर वकील साहब आप जाइए, देखेंगे बाद में, पहले उसको जाने दीजिए, आप कौन आधार डाल रहे हैं, मेडिकल नहीं कराना, उसको मारपीट हुई, मेडिकल नहीं होता। अच्छे मुजरिमों को हमने देखा है कि तोड़ के उसके बराबर हाथ पांव ढीले करके बिल्कुल कोर्ट में ले आते हैं, उसको एक दिन शुक्रिया जी। मैं एक निवेदन करूंगा कि हम चाहेंगे कि समस्या लगभग सवेरे से सब लोगों ने बताई है, थोड़ा समाधान की तरफ, समाधान के लिए यही बात कहेंगे कि भाई जब जब प्रारंभ में ही जैसे मुझे आता है जेल में कोर्ट में केस किया जाता है, हमारे अधिवक्ता हम लोग उसको फेस करें और देखें कि इसका कोई पैरोकार है या नहीं, उसकी कोई मतलब वकालत किस तरह की जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था वही है जब रिमांड पेश किया जाता है, अब फिर इसका बाद एक इससे बच जाएगा तो फिर जेल के द्वारा ये कर्तव्य किया जाए भाई इसको ऐसा मुद्दा है, इसका कोई वकील नहीं है, उसको हम दिलाए समस्या पूर्णता मुलजिमों के साथ, छोटे अपराधों के मुलजिमों के साथ की, बड़े अपराधी को सक्षम है बात। हमें विचार करना होगा कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो और उसका निराकरण जहां उत्पन्न होती वहीं हो सकता है कि नहीं। बाइबल और हमारे वेदों के अनुसार समस्या जहां उत्पन्न हो वही समाप्त हो। अशांति अगर मन में हो और जेब में हम शांति रख के घूमे तो काम नहीं चलेगा। तो समस्या उसी क्षण उत्पन्न होती जब किसी न्यायाधिकारी के समक्ष एक अभियोग प्रस्तुत हो। न्यायाधिकारी केवल एक दुर्भाग्य हमारा रहा, अंग्रेजों के शासन में रहते हुए हमने उत्तराधिकारियों से वही पद्धति पाई। हम पार्टी बन जाते हैं, न्यायाधिकारी स्वयं जो है पुलिस अधिकारी बन जाता है, उसकी सुनने को नहीं तैयार। अगर मुझे लड़खड़ाता हुआ आ रहा, हाथ पैर उसके फूले हुए, सर पर चोटें हैं, न्यायाधिकारी का प्रथम प्रक्रिया कर्तव्य है कि रिमांड के साथ उसकी प्रथम प्रक्रिया स्थिति अंकित करें, रिमांड अभिलेख, और अंकित करने के साथ ही उससे पूछे कि तुम्हें कोई शिकायत, तुम्हें कुछ कहना, आप तो अच्छा नहीं रिकॉर्ड कर सकता, आप तो पूछ सकता। वस्तुतः इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि न्यायाधिकारी अपने को शासन का अंग समझते हैं। केवल ये स्थिति अगर हम परिवर्तित करा लेंगे, ये ह्यूमन राइट और विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है। ये वास्तव में एक समय में दायित्व था बार एसोसिएशन का, अधिवक्ताओं के संगठन का ये कार्य था कि न्यायाधिकारी न्याय प्रक्रिया को ठीक ढंग से रखें। अब पदाधिकारी तो है कमाई के चक्कर में उनको कहना चाहिए अपने लोकता में, तो हमें पहला जो बात करना चाहिए समस्या के समाधान के लिए कि यदि टिकट बिना टिकट का ऑफेंस 15 दिन की सजा है तो आप 1 महीने क्यों ना सुने। अगर मुझे मंजूर कर रहा है उसी से वही मजिस्ट्रेट और वही पुलिस अधिकारी वही एपीओ 6 महीने बाद कहते हैं कि मंजूर कर लो, अभी छुड़वाए और बाबू कुछ धन लेके कि अच्छा उनकी हमें देते अच्छा ही। तो समस्या का समाधान, सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है पेटी ऑफेंसेस से, मेजर ऑफेंसेस से नहीं उत्पन्न हो रही। तो पेटी ऑफेंसेस के बारे में जितना अवहेलनापूर्ण उपेक्षापूर्ण रवैया न्यायाधिकारी का हो गया, जमींदाराना और हाकिमाना जो रवैया हो गया, वो अगर रोक दिया जाए, ह्यूमन राइट का पहला काम ये होना चाहिए कि हर न्यायाधिकारी के यहाँ जिस समय 2 बजे पेश हो रहा है मुलजिम, उस समय अगर 2 लोग कहते हैं कि साहब आप कितनी स्थिति देंगे, आप इसका कुछ तो बयान दें और बयान देने के बाद इसकी कार्रवाई की इसको तकलीफ हुई है पुलिस से और पुलिस ने इसकी पिटाई की है, तो पहले दिन जो है वहां से जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उस दिन पुलिस अधिकारी मुलजिम को ठीक से रखना प्रारंभ करें।
इस समस्या का समाधान वकीलों से ज्यादा जो सामाजिक संगठन, मेरा तो ये मानना है कि यदि एक न्यायाधिकारी के यहाँ 5 सामाजिक संगठन के लोग खड़े कि आप ऐसा कार्य क्यों नहीं करते, आप जमानती अपराध में आया है अभी, आप क्यों नहीं पूछते कि जमानत दो, 1 घंटे में हम लोग को छोड़ देते। शासन पर भी बोझ बना रहे हैं, न्यायालय पर भी बोझ बना रहे हैं और समाज का भी जो है नुकसान कर रहे हैं। जिस दिन सामाजिक जागरूकता का ये अभियान चलेगा न्यायालयों में, उस दिन से व्यवस्था और न्याय व्यवस्था निश्चित मानिए इस देश की सारी व्यवस्थाएं उस दिन ठीक हो जाएंगी जिस दिन न्याय व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगर ये मालूम हो जाएगा कि किसी को कि अभी जाके ये चार्ट पर मुकदमा दाखिल हो जाएगा और उसमें जो है 25,000 रुपए का जुर्माना भरना, उस दिन से उनके जो आदेश होंगे वो विधिक होंगे। तो मेरा केवल संक्षेप में एक अनुरोध है, जो भी संगठन ये पहल आज की बहुत अच्छी लगी मुझे, इसके लिए मैं विष्णु जी को और साथी और अभी जी को, तीनों लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का अभियान शुरू किया है, जिसमें जब वो चाहे सोमवार को ही चाहे मैं आपके साथ हूँ 1 घंटे के लिए 2 बजे से 3 बजे तक जिस न्यायालय में कहें मैं तैयार हूँ कि आप निर्माण के समय पूरा पालन करें। एक न्यायालय से केवल 2 सामाजिक संगठन उसमें पारदर्शिता हो, उसमें हमारा उस अधिकारी के प्रति कोई भेदभाव न हो और उस अभियुक्त के साथ हमारा कोई जुड़ाव ऐसा न हो कि हम दो को हम कर रहे हैं। हाँ, हमारा इस देश में सबसे बड़ी कमी हुई, गांधी जी ने उसे एक सिद्धांत दिया कि यदि सद्भाव से कार्य किया जाए, शासन के सद्भाव, प्रजा को अपना शासन चुनती है, प्रजातंत्र में सद्भाव से अगर शासन जो है कि करे तो समस्याएं उसी जगह के लिए मूल हो जाएंगी। कानपुर का जो वर्तमान प्रकरण हुआ 7 दिन का, वो केवल एक शासन की सत्ता का परिणाम। बच्चों को अंधेरे में पीटा गया, बूढ़ों को पीटा गया, तो ये सद्भाव को कार्य किया जाए, निश्चित रूप से हम हमेशा आपके साथ हैं और समस्या का समाधान सद्भाव से ही मिलेगा। जो भावना है इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल एक छोटा सा सुझाव, कौन कहता है कि आत्मा में छेद नहीं होता है? एक पत्थर को तबियत से उछाली है, एक अदालत का आरोप है कि सीएमएम के यहाँ केवल विमान लोग होगा, हम आधे घंटे का समय 5 लोग बैठे, उनमें 5 लोग केवल किसी की आलोचना उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल निवेदन करने की आवश्यकता है कि आप मुलजिम का रिमांड देते समय ये देखें कि उस मुलजिम की स्थिति क्या है और उस मुलजिम का कोई अपराध नहीं है। छोटा अपराध है तो उसे कहते हुए 15 दिन में इंतजाम कर ले, आगे तत्काल करके और हम उसको छोड़ 15 दिन की सजा हो जाएगी तुम्हारी, शासन का अधिकार पूरा और हमारा कोटा भी पूरा। और यदि कोई जमानती अपराध है तो उसमें आप जमानत दें, आधा खत्म हो जाएगा। और यदि कोई विवादित मामला है तो विधिक प्राधिकरण के वकील को बुला के हस्तांतरित कर दें इसकी प्रक्रिया। मेरी छोटी सी समझ में ये 3 बातें आज की संगोष्ठी के दौरान आई, जिनका व्यवहारिक प्रयोग कानपुर न्यायालय परिषद से शुरू कर सकते हैं और मैं इसके लिए अपने को अर्पित करने को जहाँ तक तैयार हूँ विष्णु जी के साथ, क्योंकि विष्णु जी का हौसला और विष्णु जी का जो नजरिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ ज़्यादा जैसे आपके बारे में मैं हमारे बीच में अति रतन अग्रवाल जी आ गए हैं, उनसे नंबर करूँगा कि वो इधर आ जाए। कानपुर में वकीलों की तरफ से कानपुर में जो तमाम भोगी गरीब गुरबा लोग हैं, जो तमाम पीड़ित लोग हैं, उनकी तरफ से अगर बिना किसी उसके संकोच के अपनी बात कहने वाले साथी हैं तो रतन अग्रवाल जी हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगा। अरे आप भी रहिए, आप भी क्या बात है।
मैं मेरा बिल्कुल अविस्मरणीय है और हम लोग इसका जो है बहुत सम्मान करते हैं और इनके साथ बैठ करके इसका पूरा एक कार्यक्रम चार्ट आउट कर लेंगे और हम इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएंगे हम मैं चाहे तो बराबर जो है मैं चाहूँगा साथी राजेश जी कि वो अपनी बात कहें और उसके बाद सभी लीगल की बात आता है कि इसको कहाँ इसके दो जहाँ लीगल सबसे ज़्यादा पहला फाइनल होने के बाद उसको प्रेस किया जाता है दूसरा उसके बाद अब जिला सेवा प्राधिकरण जगह जगह बनाया है देखना ये है कि वो जहाँ तक हमारा जिला सेवा प्राधिकरण अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वहन आज जब कहा जाता है किया जाएगा ऐसे करने के कारण उसको बताया जाएगा उसको लिखा जाएगा उसके घर वालों को उसकी सूचना दी जाएगी अगर उसके घर वालों को सूचना दी जाती है तो चीनी को तस्करा होता है कि इसको किस समय दिया है इसके घर वालों को सूचना दी पुलिस ने ऐसे करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाने सबसे सर्वे रिमांड की कोशिश करता है कि ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होनी है कि वो देखे कि क्या उसको वहां से आने के बाद उसको डिक्लेयर मिली अगर उसको वहां से नहीं मिली है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि उसको मजिस्ट्रेट सबसे पहले कि आपके पास कोई अधिवक्ता है नहीं है अगर उसके पास कोई अधिवक्ता नहीं है अधिवक्ता प्रोवाइड करें जिला सेवा प्राधिकरण है बहुत लंबी अधिवक्ताओं की फौज है इसके अलावा कोर्ट कैंपस की जरूरत है कोर्ट में एमआईएस नियुक्त किए जाते हैं खासकर इस कानपुर शहर में लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में मिला करके लगभग 300 से ऊपर अमेरिकस नहीं है इतने अमेरिकस ड्यूटी होने के बाद फिर भी लोगों को न्याय नहीं मिला न्याय नहीं मिला संस्कृत उनका ट्रायल जो है ढंग से नहीं चला मैक्सिमम कारण है कि यहाँ पर आजकल जब भी कोई बात होती है एक लक्ष्य की अधिवक्ता ही अपने पास जिम्मेदार है अधिवक्ता होते हैं तो एक अलग बात है सबसे किसी केस में कोई अधिवक्ता है कोई पर्सनल शॉर्ट काला आ गया अगर क्लाइंट करे तो उसमें 20 साल चलता है तो 20 साल में अधिवक्ता एग्जाम में मुश्किल से 2 नहीं सबसे बड़ा डेली का जो डिलेज का होना उसका कारण स्टेट है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मुकदमा अपना कंडक्ट करे और वो ठीक से नहीं करती है 10 साल 15 साल में वो गवाही नहीं करती है ऐसे ही बात है सवाल साहब बताया 1978 में कानून में 235 रुपये का डबल पेमेंट का एक मामला होता है जिस वक्त जवानी की लोगों की जब जजमेंट हुआ तो उनको सुना काफी लंबा चला था मीडिया में नहीं जा रहा होगा ये मुकदमा जो 2004 में मिला इसको विद 3 इयर्स पूरे किया और तो दोनों बात मिला है और हमारा संपर्क बना है अब बात ये हुई कि लीगल ट्रीटमेंट कभी कैसे मिले भाई आखिर इतना सारा है इनको नहीं मिलने तो हमको भी अपने सेंटर्स को जो है करना होगा कहीं ना कहीं अपने सेंटर के बारे में उनको बताना होगा कि हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया है जो जिनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही बहुत गरीब है या किन्हीं कारण जहाँ से भी हमसे प्रॉब्लम से नहीं हो पा रहा है तो आखिर संपर्क होगा यहाँ जब तक ये नहीं होगा अदरवाइज उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं हो सकती जब ये सोचे था कि जिला सेवा प्राधिकरण आगे वो भी स्टेट का हिस्सा है हमारे जिनको विकट तक वो भी स्टेट का ही पार्ट है जब
जिन लोगों को आप करने वाला तो किसी नंबर के ऊपर संपर्क करना, जगह जगह पे फोन नंबर देने होंगे। आज की तारीख में क्या करना है, कोई आप बताएं, आपके पास मोबाइल रहता है तो 24 घंटे जो आप रेगुलर उनके द्वारा सहायता दे सकते हैं। जिला की सेवा प्राधिकरण और कमेटी स्क्रीन दोनों सिस्टम पे मैं साथी रतन भाई से कहूँगा जो आज की तारीख में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपनी बात रखें। और मैं उनसे ये आग्रह करूँगा, हालांकि वो निरंतर हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे मौजूदा समय में डॉक्टरों का मसला रहा हो या कोई भी ऐसा मसला जहाँ भी उनको दिखाई पड़ता है कि ये पुलिस उत्पीड़न का मामला है, शासन तंत्र के द्वारा उत्पीड़न का मामला है, बिना किसी स्वार्थ के वे तत्काल वहाँ पे मौजूद रहते हैं, संघर्ष करते हैं। तो अपने अनुभवों से वो हम लोगों को बताएं। और मैं ये भी उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर किसी तरीके की इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में किसी PIL की जरूरत पड़ती है तो उसको भी हम लोग वो उसका एक मंजूर तैयार कर दें, इसको वो तैयार कर दें, हम लोग उसको करके और उसमें वांछित तरीके से जो परिणाम है तो सकारात्मक परिणाम लाने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। और अब तक जिस तरीके से हुआ है और हमें जो साथ रिलीफ मिली है माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, हमें पूरा यकीन है कि आगे भी हम उस तरीके से चीज़ों को सकारात्मक तौर से अपने पक्ष में पाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि साथ अपनी बात धन्यवाद शुक्ला जी। हमारे भाई सबसे नवीन बड़े भाई नवीन जो पूर्व हमारे वक्ता हेलो, हमारे पूर्व में जो वक्ता भाई हमारे चले गए, उनको भी हमारा बहुत बहुत सादर वहाँ बगल बैठे हमारे साथियों बहुत देर से आपका कार्यक्रम बड़ा विलम्ब आया, 2-3 जगह मुझे जाना था। मैं सन 88 से संघर्ष कर रहा हूँ यंग मैन एसोसिएशन बना के कानून में रखते हैं और अधिवक्ताओं की तरफ से जितनी भी मदद होती है उतनी मैं जितने भी मानवता के मामले होते हैं कि उससे जुड़े हम और राजेश भाई यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको निःशुल्क मदद अपनी तरफ से मिलाई जा सके। और मानवाधिकार और ह्यूमन राइट बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमें ये चाहिए कि अगर हम जरा सी जागरूक होने की जरूरत है साथियों। सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिवक्ता तो कहीं भी होता है, कहीं पर भी किसी दिशा में कहीं बैठा है तो उसको ये चाहिए कि कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी को भी पुलिस के द्वारा जरा सी भी कहीं थाने में हमको दिखा कि ये तरह से मारा गया कुछ है तो हमारा ये फर्ज है कि उसको सबसे पहले वाच आउट करें ये कहाँ का मुलजिम था और कहाँ से इसको पकड़ के लाए थे। ऐसे कैदियों के बारे में भी हमारा यही कहना है कि अगर कोई अदालत में आता है जैसा हमारे पुलिस वैसे वक्ता बता गए कि उसको अदालतों में काम करना चाहिए, लेकिन वो करती नहीं है। तो इस पर भी हमको गहन अध्ययन करना चाहिए और इस पर ध्यान देने की बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है साथियों कि यहाँ पर मानवाधिकार के कई सेंटर चल रहे हैं। हमने ये देखा अभी तक कोई मानवाधिकार का अध्यक्ष बना है, कहीं कुछ बना है, लेकिन उनको मानवाधिकार का आज तक कोई मामला हुआ अधिवक्ता भी नहीं है, लेकिन वो अपनी दुकान के चक्कर में पब्लिसिटी और इस करके आदमी बूढ़ा हो। तो सबसे पहले तो हमारा दायित्व ये कि ये जो लोग अपने मानवाधिकार का जो और भी लोग हैं, कई संगठन हमारे नाम में हैं जो अपना कार्य चला रहे हैं, उनको भी हम लोग चिन्हित करें और अगर वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं तो शुक्ला जी के शरण में आकर उनका जैसा भी राय भाई ने सुझाव दिया तो नंबर देकर और उनसे संपर्क करें और उनका पूरी भरपूर मदद, जैसे कि जो भी मानवाधिकार के मामले आते हैं उनको ये प्रायोरिटी पर लेकर उसको करें। और सबसे अच्छा सुझाव राजेश भाई ने दिया कि जनरल आदमी पब्लिसिटी से ही समझता है, तो कहने मतलब मोबाइल नंबर या वकीलों का कोई पैनल एक बनाया जाए और जो भी मदद होगी हम लोग से हम लोग शुक्ला जी को करेंगे। और काफ़ी विलम्ब हो चुका है, काफ़ी बोलने को था, लेकिन आप लोग भी सवेरे से आए हुए हो। अगली किसी गोष्ठी में हम आपसे रूबरू पूरी तरह से होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों को
बुरा ईद। मैं चाहूँगा कि अगला सत्र जिसमें हम लोग जो है कोई फैसला ले करके और निर्णय की तरफ आगे बढ़ेंगे कि आज की जो सुबह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, मगजमजी कर रहे थे, तो उसके बाद हम विचार गोष्ठी के बाद जो सुझाव आए हैं उसके आधार पे कैसे कार्य योजना बना करके हम काम करेंगे, शासन जी इसके बारे में बताएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मेरा आप सभी साथियों से जो बाहर के साथी आए हैं उनसे एक अनुरोध है कि वे अपना जो टाइमिंग के एक्सपेंसेस हैं उनका विवरण शारिका से या बगल से ले लें और उसको भर के दे दें, ताकि उनका जो समय है वो बच सके और उनको समय से भुगतान मिल सके। मैं शाश्वती को कहूँगा कि शाश्वती, मैं रतन भाई आपको बताया कि ये तो हमारी संस्था है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारी जो हाल की बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि जो 15 राष्ट्रपति द्वारा मौत की सजा पाए कैदी थे और जिनको राष्ट्रपति ने जिनकी दया याचिका खारिज कर दी थी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी तरीके के, जिनमें हमारे राजेश भाई का भी कंट्रीब्यूशन है, हमारे सुमन साहब का भी है और बहुत से हमारे ऐसे साथी जाने अनजाने में जिन्होंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, फतेहगढ़ गए, नैनी गए और उत्तराखंड गए, वहां से जाकर के सूचनाओं को निकाल करके समय से पहुंचाया। वो साथी चाहे जफर अली हो, चाहे सुरेश हो, किसी को ये नहीं पता कि राजेश ने मेरे लिए क्या किया। उनका केस हमने किया, सुप्रीम कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की पीठ थी उसने बहुत सुंदरता 160 पेज का फैसला सुनाया और उन लोगों की मौत की जो सजा थी उसको, जिसको कि राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था और उनको सजा मौत की बिल्कुल एक था जबलपुर जेल वाला, उसको तो उसके परिवार वाले पहुंच गए थे कि हाँ इसकी हमें सुबह जाके डेड बॉडी लेनी है। और यहाँ पे अभी शुक्ला बैठी है, ये गई 10:30 बजे रात में चीफ जस्टिस महोदय के यहाँ, उनसे जाकर के स्टे कराया और आज के तंत्र में दौड़ के जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री के लोग दौड़े और उन्होंने जाकर के 12:30 बजे जबलपुर सेंट्रल जेल में ये खबर पहुंचाई कि अब इसको फांसी की सजा स्टे हो गई है, फांसी गलती से न दे देना। तो वो फांसी की सजा रुकी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए अब वो सजा समाप्त हो गई और वो सारे के सारे 15 लोग, चाहे वो वीरप्पन वाले हों, चाहे वो दूसरे और कैदी हों, और अब तो स्थिति ये है कि जो राजीव गांधी की सजा, हत्या के मामले में जो सजा पाए लोग हैं वो भी अब जो है उसी आधार पर, उस फैसले के आधार पर आज की तारीख में फांसी से बचे। तो ये, और जैसा मैंने कहा, ये सारे के सारे फांसी की सजा पाए हुए लोग, इनको हमारे जो तमाम ऐसे वकील दोस्त हैं जो यहाँ राजेश चतुर्वेदी से लेकर के और कॉलिन गोंजाल्विस तक पहुँचते हैं, इन लोगों से कोई सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इंसानियत का वास्ता है। और हमने कभी भी पुलिस थाने की या पुलिस वालों की दलाली का काम किया नहीं, हमसे हो नहीं पाएगा, तो वो काम तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो जुडिशियल प्रोसेस है इसके द्वारा जो भी संभव संघर्ष है वो हम जरूर करेंगे और करके तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये तंत्र और इसमें जो खामियां हैं ये नहीं खत्म हो जाती। हम कर रहे हैं, हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी करती है, इसके लिए भी हमने संकल्प लिया हुआ है। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में मैं कर रहा था, आज मेरी बेटी कर रही है, शायद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। बहुत सारे विषय पे चर्चा की है और जो हमारा मेन मुद्दा था वो है कि क्रिमिनल लीगल एड को इस तरीके से हम इम्प्रूव कर पाए, और इसी के विषय पे बहुत सारे अच्छे सजेशन जुड़ के आया है। और मैं बहुत ही आभारी हूँ सारे लॉयर्स के, यूपी के, जो
उन्होंने विभिन्न जेलें में जाके जेल्स में जाके कहीं लॉयर सारे स्लम्स एरियाज में काम कर रहे हैं और डिफरेंट केसेस लाके लोगों को बेल पे जेल से छुड़ा के लाए हैं। मेरा एक दो रिक्वेस्ट आपसे है कि क्योंकि पहले साल हमने ज्यादातर प्रिजन कंडीशंस पे बहुत सारी जनहित याचिका हमने फाइल किया है हाई कोर्ट में, रिट्स डाले हैं हाई कोर्ट में और हमारे जो लॉयर्स विभिन्न जिले में जेल में जाके लोगों को छुड़ाया है बेल के ऊपर और कुछ केसेस में हमने ट्रायल में भी गए हैं। इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर हम लोग अभी लीगल एड लॉयर जो है अनफॉर्चुनेटली आज हमने कोशिश किया था, विष्णु शुक्ला जी ने कोशिश किया था कि लीगल एड लॉयर्स भी आए हमारे इस सेशन में, वो भी भाग ले, बट उनका एक मीटिंग चल रहा है जो नालसा ने ऑर्गेनाइज किया है लखनऊ में, तो वो कोई आ नहीं रहा 12 अप्रैल को जो नेशनल लेवल पे लोग तो उसी के सिलसिले में वो कोई आज भाग नहीं ले पाए। वो अगर आते तो उनका भी हम सजेशन ले सकते थे क्योंकि वो भी जब काम करने जाते हैं शायद उनको भी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जो हमें शायद मालूम नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट हमारे लॉयर से ये रहेगा कि अभी आप लोग अपने काम के साथ साथ जो लीगल एड आप लॉयर्स हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट लेवल में आपके साथियां हैं उनको भी आप मोटिवेट करें, जैसे कि आप अपने काम अपने प्रैक्टिस के अलावा भी आप फ्री लीगल एड दे रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को, तो वो भी क्योंकि उनका ये ड्यूटी है, क्योंकि वो एक पैनल उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये उनका ही ड्यूटी है जो हम कर रहे हैं। तो अभी हमारा ड्यूटी ये होना चाहिए, रोल ये होना चाहिए कि उन लोगों को हम हमारी तरह काम कराएं और एक मॉडल क्रिएट करें जो बहुत एफिशिएंट हो, कॉम्पिटेंट हो, जो लीगल एड लॉयर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट लीगल एड लॉयर वो इतना एफिशिएंट हो जाए कि हमें और इंटरव्यू ना करना पड़े। तो एक रिक्वेस्ट में हमारे लॉयर से करना चाहूंगी कि आप जब केसेस लेते थे अपने क्लाइंट से, जो जेल इनमेट से आप जब केसेस लेते थे, उनका क्या रिएक्शन होता था? क्या आप उनसे पूछते थे कि आपको लीगल एड लॉयर के लिए पूछा गया है कि नहीं? आपको पता भी है कि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मुफ्त में आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए क्योंकि आप गरीब हो। क्या ये सब होता है या उनको ऑलरेडी लीगल एड लॉयर दिया गया है जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और इसीलिए आपके पास वो क्लाइंट आया है कि वकील जी मेरा केस कर दीजिए क्योंकि मेरा केस पिछले 6 साल से लीगल एड लॉयर के पास पड़ा है और मुझे पता भी नहीं कि क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा काम सिर्फ यूपी में नहीं, आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है और वेस्ट बंगाल में कुछ PILs फाइल किया गया है, प्रिजन कंडीशन में भी बहुत काम हुआ है और जनवरी लास्ट 2013 फरवरी में हम लोगों ने एक PIL किया था फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए। तो उस PIL में अच्छा एक ऑर्डर आया था कि जितनी सारी कैदियां हैं उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम मैजिस्ट्रेट के सामने, ताकि मैजिस्ट्रेट उनको देख सके, उनको सुन पाए, उसके बाद उनको पूछे कि आपके पास लॉयर है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर लॉयर उनको दिया जाता है। तो ये ऑर्डर पूरे वेस्ट बंगाल में किया गया है। तो अगर कुछ साथियां बोल रहे थे यहाँ पे कि ऐसा प्रॉब्लम यूपी में है कि कभी उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो हम ये वो वाला जो वेस्ट बंगाल में जो PIL किया गया है उसको हम ऐसा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं और सेम वे में लाइकवाइज हम इलाहाबाद में भी ये काम कर सकते हैं ताकि फर्स्ट प्रोडक्शन में मतलब ये जो लीगल एड सिस्टम को हम किस तरीके से और फ्रेंडली कर पाए ताकि लोगों को जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, उनको ये काम में आए। तो मैं चाहूंगी कि हमारे लॉयर जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आपको क्या क्या मतलब फेसेस करना पड़ता है कि उनको उनका क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आप लोगों के पास आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम PIL के विषय पे कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा जो काम है ये फैक्ट फाइंडिंग हमें बहुत करना पड़ेगा, उसके ऊपर उससे मतलब बोलने से नहीं होता है। और ऑब्वियसली पेपर में अगर कोई ऑर्डर है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली वो अगर इंप्लीमेंट नहीं होता है उसके ऊपर हम और काम कर सकते हैं, बट जब तक हमारे पास एक कानूनी कागज नहीं होता है तब तक हमारा जो भी मूवमेंट है वो थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो सोशल तरीके से और लीगल तरीके से, दोनों तरीके से हमें काम करना पड़ेगा और इसी की वजह से हमारा सोशल लीगल ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे लॉयर अगर कुछ बात रखें इस विषय पे तो हम ये प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसके अलावा
पूछिएगा कि आप लोग अगर पहले से आप नहीं पूछ पाए तो अभी उनसे पूछिएगा कि क्यों उनको आपके पास आना पड़ा, ताकि हम अगर उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि लीगल एड लॉयर या लीगल एड अथॉरिटी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनसे अगर हम टेस्टिमनी ले ले तो उसके ऊपर ही हम एटलीस्ट 10 या 20 टेस्टिमनी क्लाइंट्स अगर दे पाए कि लीगल एड लॉयर्स किस तरीके से इनएफिशिएंट है या क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं ताकि लीगल एड सिस्टम थोड़ा सा और एफिशिएंट हो। इसके अलावा भी आपके जो लीगल एड लॉयर्स आपके साथियां हैं उनका भी कोई दोष नहीं है कि सिस्टम ही ऐसा है कि कुछ जगह पे उनको पैसा नहीं मिलता होगा, जैसे कि उन्होंने 50 केस किया उसका पैसा ही नहीं आ रहा। ऑब्वियसली सभी इंसान है, सभी के पास सभी का अपना परिवार है, परिवार चलाना पड़ता है, पैसा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनको टाइमली पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग क्लाइंट से पैसा मांगते हैं और उस टाइम ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनको ही सरकार से लॉयर मिलता है, और अगर गरीब लोगों से पैसा मांगे तो वो तो ऑब्वियसली सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उनको उनका जो पूरा सिस्टम है कि पैसा उनका वेजेस फिक्स एक सैलरी होना चाहिए, उसका रेगुलरिटी होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रिसर्च करके उस पर भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं ताकि स्टेट प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे और लॉयर जो लीगल एड लॉयर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाए। तो लॉयर्स अगर आप थोड़ा सा इस पे कोई रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और किस तरीके से हम ये काम करें ये आप लोग भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी आप लोग भी काम करेंगे। हम तो दिल्ली से आए हैं, सेम थिंग हैपेंस वेस्ट बंगाल में भी, उनके लॉयर्स सब ये काम कर रहे हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लीगल एड लॉयर्स के साथ मिलकर बात कर रहे हैं कि आप लोगों का क्या समस्या है। कुछ टाइम हमने ये भी देखा है दिल्ली जेजेबी कोर्ट में रिसेंटली सारिका एडवोकेट है, हम दोनों गए थे। फॉर्चुनेटली दिल्ली में काम बहुत अच्छे तरीके से होता है क्योंकि वहाँ पे पैसा रेगुलरली मिलता है लॉयर्स को, जो बाकी स्टेट्स में नहीं होता है। तो एक लॉयर के पास जेजेबी कोर्ट में, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में एक लॉयर के पास 270 केसेस है इंक्लूडिंग ट्रायल। तो आप समझ सकते हो कि प्रेशर कितना है। बट हमने जब लीगल एड लॉयर्स के साथ बात की तो वो लोग बोले कि देखिए हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग टैकल कर पाते हैं, एक दिन में शायद हमारा 40 मैटर्स लगता है बट हमसे हो जाता है। और जो मैजिस्ट्रेट थे उनसे भी हम बात किए, उन्होंने भी बोला कि ये लीगल एड लॉयर बहुत एफिशिएंट है, सारे केसेस वो लोग प्रॉपरली देखते हैं। इसका पीछे एक ही उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेगुलरली पेमेंट होता है और लॉयर रेगुलरली विजिट करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट बर्डन है, तो लाइकवाइज यहाँ पे भी उस तरीके का बर्डन तो ऑब्वियसली होगा, बट लॉयर्स को और एफिशिएंटली काम करना होगा। हमारे लॉयर जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉयर है, इसीलिए आप लोग आज रविवार के दिन भी आए हैं, यहाँ पे आप अपना सजेशंस दे रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो लाइकवाइज आपका जो चीज आपको इंस्पायर करते हैं, आप जो स्टेट अथॉरिटीज है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या तालुका लेवल पे जो लोग लीगल एड प्रोवाइड करते हैं उनको आप मोटिवेट कीजिए ताकि वो लोग इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमें वहाँ पे इंटरव्यू ना करना पड़े। तो अगर आप में से कोई लॉयर यहाँ पे आके थोड़ा सा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। आप लोगों में से कोई जेजेबी जाता है लॉयर्स में, या कोई जानते हैं जो जुवेनाइल जस्टिस के काम करते हैं लॉयर्स, तो मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि दिल्ली में जुवेनाइल जस्टिस बहुत कम पैसा देता है, ऑलमोस्ट अराउंड 10 से 15 हज़ार उनका महीने भर का था, और इसीलिए वकील वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे कि ये कौन केस करेगा, ये तो बच्चों का है और बच्चों के लिए न्यायालय में हमें क्या काम, दो लॉयर्स हैं, तो कोई नहीं जाता था वहाँ पे। बट एक हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया जहाँ पर जेजेबी के जो पैनल लॉयर्स हैं उनकी फीस करीब 10 या 15 हज़ार से बढ़कर आज 40 से 45 हज़ार हो गई। दिस इज अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर कि मतलब लॉयर्स को जब उनके काम का पैसा मिलता है तो बहुत मोटिवेट होता है। उस वजह से आज दिल्ली में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस जो न्यायालय है उसमें लॉयर्स की जाने की बहुत लगी हुई है। ये हर वकील जाना चाहता है, वहाँ काम करना चाहता है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी आप अगर किसी को जानते हो जो जुवेनाइल जस्टिस लॉयर है या जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जाते हैं या जाना चाहते हैं, और अगर वो फीस की वजह से या किसी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो आई थिंक हमें हाईकोर्ट यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ये प्यार डाल देनी चाहिए विच इज सिमिलर टू दिल्ली हाईकोर्ट की प्यार से उनकी फीस बढ़ाई जाए, और फीस बढ़
मोटिवेशन मिलेगा तो आप JGVs का भी केसेस लेना शुरू करेंगे, और जो बच्चे जिनको कायदे से किशोर न्याय उसमें नहीं, जेलों में नहीं रहना चाहिए, वो बाहर आ सकते हैं। सो ये मेरे लिए एक, अगर कोई इसमें मेरी हेल्प कर सकता है तो मैं, हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं। हम तो जाते हैं हादसा से नहीं, हाँ, हम खुद जाते हैं, हमारे पास 3 हमने पूरी केस वहाँ भी डाला है, 28 जुर्नाइल हैं यहाँ के, हम 3 पे हम अटेंड करते हैं। हम खुद मुझे हादसा से कोई ऐसा बना है मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं 3 केस हमारे वहाँ 28 साल का पूरे मंडल के हिसाब से महोबा के चीजों के वहाँ के वहाँ है, तो मेरे पास 3 है। तो पर ये मैं जानना चाहूँगी कि क्या जो LLC के मेंबर्स हैं वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, या वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं? मैं पिछले साल ही हमारे यहाँ रिपोर्ट करके हुआ है, और वहाँ पैनल बना है नहीं, मुझे क्यों नहीं माना, मैं ये कहता हूँ कि पैनल वहाँ बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये नहीं तो वहाँ प्रॉब्लली फिर आप उसमें वो कर सकते हैं। यूनाइटेड कोर्ट जो है, अब जो आपके कभी में है, कभी में उसमें बच्चे में 5 महीने से लगातार 5 महीने से यहाँ से महोबा नहीं गए, 5 महीने से कोर्ट में पेश नहीं की थी। बरसात का कारण बताया गया, फिर ठंड का कारण बताया गया, क्या कोई और कारण बताया गया। 5 दिन बाद को मैंने उठाया है, DGC में बात हुई थी, और वहाँ पर उसमें एक लेडीज है जो उसकी सदस्य होती है। कहाँ से बच्चे कहाँ से हैं, कहाँ से बच्चे जेल से महोबा तो जुर्नाइल कोर्ट में यही है, चित्रकूट में है, चित्रकूट की जुलाई जेल हमारी जेल है, यहाँ भी है, महोबा में भी है, किशोर न्यायालय जो है जहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भी हो रहा है, जितने लेडीज रहती है, जज रहते हैं, उसमें उनके बयान होती है, खुला कोर्ट में कोर्ट में पुलिस वाला जो है पकड़ करके वर्दी में नहीं जाता है, वो मैं चल रहा है, उसका मैं 2-3 केस कर रहा हूँ। एक बच्चा अडल्ट जेल्स में क्या बच्चे भर्ती हैं या कुछ ऐसी समस्या? नहीं, हम कुछ नहीं, अपने लेकिन वहाँ वो क्या था, वहाँ की बच्चों को रखने की जगह बिना विदाउट चप्पल देखा। अच्छा, अब लीगल एड लॉयर्स का जो मैंने बताया कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, और आपके मतलब क्लाइंट्स के साथ जब आप काम कर रहे थे, क्लाइंट आपके पास तो इसके ऊपर थोड़ा सा कर दोगे, और हम लोग एक डेडलाइन ले लेंगे कि जो सर जितने सारे विषय हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि लीगल एड लॉयर के, जैसे एमी ने बोला, अगर हम लीगल एड लॉयर्स के फीस के ऊपर अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो एक PIL जाना चाहते हैं, तो वो कितने तारीख तक सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा? इसके लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जैसे वेस्ट बंगाल का जिस PIL का जिक्र कर रही है, और या दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उसके PIL की जो पेटिशन और उसके ऑर्डर की कॉपी को हम एक प्लान कर सकते हैं किस तरह से फाइलिंग करना है, तो क्या शिक्षण उसके पास थे और आपको क्या जरूरत है। नहीं, तो आप किस विषय में करना चाहते हैं? जिस विषय पे वहाँ पे हुआ था, जैसे प्रोडक्शन के ऊपर जो है दूसरा PIL उनको कॉपी उनके साथ शेयर करेंगे। मुझे लगता है इसका कॉपी ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। नहीं, पर सबको जरूरी नहीं है कि हमारे ऑफिस में राकेश जी है ना, राकेश कुमार जी, आप वो भेजा है। मुंबई में हमारा नेशनल कंसल्टेशन हुआ था ना, क्रिमिनल लीगल एड के ऊपर हुआ था नेशनल कंसल्टेशन। हाँ, उसी के बाद ही हमने वो जो वेस्ट बंगाल का फर्स्ट प्रोडक्शन के ऊपर PIL जो था, वो हमने सबको सारे स्टेट्स के साथ शेयर किया है, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। और एक बात, जो स्टेट लीगल एड अथॉरिटीज जो है, सर्विस अथॉरिटीज जो, उनके फंक्शनिंग के ऊपर हमें RTI डालना चाहते हैं, और RTI का क्वेश्चनियर विष्णु शुक्ला जी ने ऑलरेडी मेंशन किया है। वो क्वेश्चनियर मैं आपसे शेयर करूंगी यूपी ऑफिस के साथ, और आप लोग सबसे शेयर कर सकते हैं। जहां जहां जो डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में आप DLSA में वो वाला एप्लीकेशन डालें, और इन्फॉर्मेशन